हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो नया चैप्टर है चैप्टर 21 सेल साइकिल। इसके अंदर हम देखते हैं कि सेल साइकिल है क्या, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो जब भी आप देखते हैं सेल साइकिल को तो ये दो वर्ड हैं, एक सेल है और एक है साइकिल। तो सेल के बारे में आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ के आए हैं कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारे के सारे सेल की वजह से बनते हैं। और सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस होता है, साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कि जो साइकिल है ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि हमारे पास सेल के अंदर एक सीक्वेंस के साथ कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ज़रा गौर से सुनना है कि जब भी आप सेल साइकिल को देखें तो सेल साइकिल के दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं माइटोटिक फेज। गौर से सुनिएगा, सेल साइकिल के दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को हम फर्दर 4 फेज में डिवाइड करते हैं और जो हमारे पास इंटरफेस है इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब फिर ये हो गया कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब उन इवेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा? इंटरफेस में G1 फेज, S फेज, ग्रोथ फेज। उसके बाद माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज को हम डिवाइडिंग फेज, डिवीजन फेज भी कहते हैं। और इसके फर्दर 4 जो हैं वो हैं फेजेस। यहाँ पे इसको मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे मैं ये एक डायग्राम ड्रा की है तो इसको बताता हूँ। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे गौर करना है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में यहां पे सेल डिवाइड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे माइटोटिक फेज। जिस जगह पे सेल डिवाइड होता है माइटोटिक फेज के अंदर, ये जो माइटोटिक फेज है ना, इसको फर्दर 4 फेज में डिवाइड किया है। वो आपको मैं माइटोसिस के अंदर पढ़ाऊंगा वो कौन कौन से फेज हैं। अभी जस्ट इधर अब जस्ट आप इधर फोकस करें। ये जो हमारे पास सेल डिवाइड हो रहा है ना, हमने लिखना है द सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन एंड दे शो डिफरेंट डिविजन्स एंड फॉर्मेशंस, ग्रोथ, डीएनए डिविजन्स एंड कंप्लीट नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ सेल डिविजन्स। कि ऐसा जो हमारे पास सेल साइकिल जो डिवीजन ऑफ सेल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट दोबारा सेल डिवीजन से पहले पहले तक जो है ये इवेंट्स जो होते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो समझ आ गई इसकी? ठीक है जी, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। और अब यहां पे आपने देखना है, मेरे पास जब सेल डिवाइड हुआ ना, इतने फेज को तो हमने कह दिया जी ये है हमारे पास माइटोटिक फेज, ये मैंने लिख भी दिया है, इसको हम कहते हैं माइटोटिक। माइटोटिक के पास इस फेज को हम बोलते हैं G1 फेज और इसको हम बोलते हैं S फेज और S फेज के बाद आगे है G2 फेज। ये हमारे पास फेज हैं 3। ठीक है, अब ये जो G1 फेज, S फेज, G2 फेज है, इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे इंटरफेस। क्या बोलेंगे? इंटरफेस। अब यहां पे ना आप चीज मैं ना एक जरा आपको दिखाऊं, ये जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज में आपको बज़ाहिर डिवीजन नजर नहीं आ रही। डिवीजन तो जस्ट कहां पे हो रही है? माइटोटिक फेज के अंदर। तो इंटरफेज को हम मिसलीडिंगली गलती से स्टार्ट में कहते थे रेस्टिंग फेज। जब हम स्टार्ट में इसको रेस्टिंग फेज के, इस केस में सेल रेस्ट कंडीशन में होता है, रेस्टिंग फेज। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये रेस्टिंग फेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। अभी सुने, मैं आपको क्लियर करवाता हूं ये पॉइंट्स। इसमें बहुत सी ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन होती है।
तो यहां पे तो बहुत सी प्रोटीन की ग्रोथ होती है। तो बताने का ये मकसद है कि इंटरफेज जो है ये रेस्टिंग फेज नहीं है। मैं जरा इस पॉइंट को ना मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं। देखें जी, मेरे पास ना ये एक सेल था, ठीक है, ये सेल है। अब ये डिवाइड होके इससे दो बन गए, दो सेल बन गए। अब ये जो दोनों सेल्स हैं ये जी 24 आवर्स ना फर्दर डिवाइड नहीं करते। 24 आवर्स के बाद ये दोबारा डिवाइड करते हैं। तो आम जो एक लेमैन है वो देख के यही इमेजिन करेगा ना कि ये सेल जब डिवाइड हुआ तो 24 आवर के बाद दोबारा डिवाइड किया, ये जो दरमियान में जो टाइम आया है इसमें तो सेल रेस्ट में रहा है। लेकिन वो बेसिकली सेल रेस्ट में नहीं रहता, उसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर डुप्लीकेशन हो रही होती है, सेल की ऑर्गेनेलिज बन रही होती हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज उसमें फॉर्म्ड होती हैं। इसलिए इसको हम रेस्टिंग फेज नहीं कहते, इंटरफेज जो है ये एक एक्टिव फेज है। ठीक है जी। तो हमारे पास ना यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जब माइटोटिक फेज हुआ मेरे पास ना दो सेल बन गए, दो सेल बन गए। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो चले जाते हैं G0 फेज के अंदर। G0 फेज वो फेज होता है जिसमें सेल परमानेंटली डिवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारी आई सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे नर्व सेल्स, आपने पढ़ा कि नर्व्स के अंदर जब एक्सॉन एंड डेंड्रॉन एक दफ़ा मैच्योर हो जाएं उसके बाद वो परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ जो है वो कभी भी दोबारा सेल साइकिल में एंटर नहीं होता, वो डिवाइड नहीं होता। लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो G0 फेज में जाने के बाद भी दोबारा जो है अपनी सेल साइकिल में एंटर होकर दोबारा से फिर डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो डिवाइड होकर एक दफ़ा G0 फेज में चले जाएं तो दोबारा कभी भी उनसे फर्दर डिवीजन से सेल नहीं बनते। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड होने के बाद G0 फेज में जाते तो हैं लेकिन बाद में दोबारा सेल साइकिल में आकर फिर वो डिवाइड हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी। ठीक है, ये मेरे पास ना ये था एक सेल। अगर तो ये G0 फेज में चला गया है तो इसका मतलब है इसने सेल साइकिल में इंटरफेज में एंटर नहीं होना। ठीक है, अगर ये G0 फेज में नहीं जाता, ये सेल फर्दर आगे इंटरफेज में एंटर हो जाता है, तो इसका जो पहला फेज होगा उसको हम बोलेंगे G1 फेज। ये जो G1 फेज है ना, इसको जरा आपने ठीक कर लेना है कि ये 10 आवर्स का होता है। बुक में शायद 9 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल बुक्स के अंदर जो मैंने पढ़ा है वो 10 आवर्स है। तो मे भी शायद वो हमारी बुक के अंदर जो है वो गलती से लिखा गया होगा, या वो राइटर जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो 9 आवर्स पे मुतफिक हों, कम जो है वो 10 आवर पे मुतफिक हों। लेकिन जो वैलिड इंटरनेशनल बुक्स हैं उसमें 10 आवर्स मैंने पढ़ा। ठीक है, लेकिन आपके MCQs आए तो आपने 9 आवर ही करना है जो आपकी बुक के मुताबिक है। अच्छा जी, देखें जी, ये सेल है। सेल जब G1 फेज में गया तो G1 फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज भी कहते हैं, गैप 1 भी कहते हैं। इस सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलिज बनेगी। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं उनकी कॉपीज बनेगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक और चीज कि सेल के अंदर ना न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो बनाते हैं DNA, और DNA बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो G1 फेज में न्यूक्लियोटाइड बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, गाल्जी अपरेटस, ये जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं इनके अंदर इस फेज के अंदर उसकी कॉपी बनती है। इसलिए इस फेज को हम काफ़ी लेंथी फेज कहते हैं। उसके बाद ना जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं ना, तो बनने के बाद यहाँ पे ना कुछ चेक पॉइंट है इस जगह पे। वो चेक पॉइंट क्या करता है कि ये जो सेल है इसको चेक करेगा कि इसमें वो तमाम चीज़ें बन चुकी हैं जो अगले S फेज के लिए ज़रूरी हैं। अगर तो वो बन गई हैं तो इस साइकिल को अगले फेज में एंटर कर देगा, जिसको हम S फेज कहते हैं। S का बेसिकली मतलब होता है सिंथेसिस फेज। S का क्या मतलब है? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें DNA की सिंथेसिस होनी है। मैं आपको अगर एक सिंगल वर्ड में बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर ये एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। अब इससे 2 सेल बनने हैं, दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम जाने हैं। तो इसका मतलब है इस सेल को
दोनों में बराबर 46 क्रोमोसोम देने के लिए पहले अपने क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी ताकि दोनों में इक्वल डिवाइड हो। तो वो डुप्लीकेशन कहाँ पे होती है? एस फेज में। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन और डीएनए है। अब डीएनए की जब डुप्लीकेशन होगी तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। वो न्यूक्लियोटाइड किस फेज में बनेगी? G1 फेज के अंदर। ठीक है जी। अब ये जो आपकी बुक में एस फेज है ना, ये जो एस फेज की लेंथ है 10 आवर्स है, लेकिन बहुत सी इंटरनेशनल बुक्स जो है उसमें 9 आवर्स है। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपने बुक को ही फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके इंटरनेशनल बुक्स क्या कहती हैं। ठीक है, एस फेज के अंदर तमाम क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो गई है, जितना डीएनए चाहिए था हो गया रिक्वायर्ड। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक चेक पॉइंट है जिसका काम है वो डुप्लीकेशन को चेक करना। असल में ये जो स्टूडेंट्स, ये जो चेक पॉइंट है ये बेसिकली प्रोटीन्स है, इंजाइम्स है। आपने पढ़ा कि आपकी बॉडी के अंदर 50% तो आपकी बॉडी की प्रोटीन है, ड्राई बॉडी की। तो यहाँ पे फिर चेक पॉइंट है। अब ये जो चेक पॉइंट है ना, ये क्या करेगा कि ये सेल के अंदर तमाम बनने वाली कुछ जो है यहाँ पे चेक पॉइंट कहते हैं कि चेक पॉइंट इस जगह पे होता है। बहरहाल ये है कि सेल को चेक करना, आप इधर शो कर लें या इधर शो कर लें। ठीक है, अब क्या होगा कि ये चेक पॉइंट इस सेल को देखेगा कि क्या तमाम क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो गई है, क्या कोई ऐसा क्रोमोसोम तो नहीं है जिसकी डुप्लीकेशन नहीं हुई। अगर डुप्लीकेशन हो गई है तो सेल इसके बाद अगले फेज में एंटर हो जाएगा जिसको हम G2 फेज कहते हैं, गैप 2 भी कहते हैं और ग्रोथ 2 फेज भी कहते हैं। अब आपके जहन में जरूर आया होगा कि ये G1 है, इसको G2 कहना चाहिए, हमने G2 बाद में क्यों कहा? असल में स्टूडेंट ये जो G है यहाँ पे आपकी बुक में गैप है, तो हम इसको गैप नहीं कह सकते क्योंकि आपके सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें हो रहा है, डीएनए की कॉपीज बन रही है, तो फिर हम इसको गैप कैसे कहें? इसलिए हम फिर इन दोनों को गैप कह देते हैं, इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। अब ये जो G2 फेज है ना, मैट्रिक में ना आपने पढ़ा होगा कि जब भी क्रोमोसोम माइटोटिक ऑपरेटर्स पे सेंटर में अरेंज होते हैं, ये माइटोटिक ऑपरेटर्स मैं आपको माइटोसिस में बताता हूँ, अभी जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाने लगा हूँ कि मैट्रिक में ना आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम जब सेंटर में अरेंज होते हैं तो साइडों से स्पिंडल फाइबर आते हैं और वो उसकी सेंट्रोमेयर या क्रोमैटिन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में क्रोमैटिन का कॉन्सेप्ट, बल्कि 12 चैप्टर के अंदर क्रोमैटिन सेंट्रोमेयर का कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं कि उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर वो सेंट्रियोल, वो प्रोटीन, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स वो बनते हैं जिन्होंने क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करना है। मैंने आपको पहले बताया कि इस फेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई है, कॉपी बनी है। अब वो जो कॉपीज हैं उन कॉपीज को सेग्रीगेट करने के लिए, अपोजिट पोल पे खींचने के लिए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए वो सारी की सारी G2 फेज में बनती हैं। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने के बाद ये क्रोमोसोम अपोजिट ग्रुप में जब सेग्रीगेट होंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइटोटिक फेज होगा। माइटोटिक फेज जो है ये होता है 30 मिनट का, और ये जो G2 फेज है ये है 4.5 आवर्स का। ठीक है जी, अब यहां पे हमारे पास जो है ये एक सेल साइकिल था, मतलब कि 10 आवर्स 9 19 और 4 कितने हो गए 23 4.5 23.30 23.5 आवर्स जो हैं इंटरफेस था और 30 मिनट का माइटोटिक फेज था, सेल डिवाइड हो गया। ये इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी बॉडी का फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, ये ऐसे राउंड चक्कर लगा के साइकिल करता है। नो, ये यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ क्या होगा कि जब ये माइटोसिस के बाद 2 में डिवाइड होगा ना, तो ये सेल यहाँ पे पड़ा रहेगा। इसमें 10 आवर्स का G1 फेज होगा, फिर उसके बाद S फेज होगा, फिर उसके बाद G2 फेज होगा, फिर उसके बाद दोबारा डिवाइड करके 2 बना देगा, फिर 4 8 10 12 इस तरह ये चलता रहेगा ये सीन। तो ये हमारे पास सेल साइकिल का इस तरह का मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता जाऊं कि माइटोटिक फेज, तो ये वाला फेज तो हमने माइटोसिस में पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसके चारों ग्रुप्स पढ़ने हैं। यहाँ पे ना मैं आपको MCQ जरा बताता हूँ कि आपने कैसे करने हैं। एक चीज और है, ये मैं आपको ना इंटर लेवल का पढ़ा रहा हूँ सेल साइकिल। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन है, जिस तरह MPF प्रोटीन है, CDC2 प्रोटीन है, साइक्लिन प्रोटीन है, वो सारी की सारी BSc के अंदर डिस्कस की जाती हैं हम बच्चों के साथ, लेकिन उनको तमाम को यहाँ पे बताने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपकी बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना ही इंटर टेस्ट में आपकी शामिल है। आपके इंटर टेस्ट में शामिल आपका सिलेबस है, जो UHS ने आपका सिलेबस FSC का दिया है, वहीं से आपका MCQs आना है। एक भी MCQs उसका बाहर से नहीं आता।
असल में मकसद ये है कि आपने इसको कितने अच्छे से तैयार किया है। अब मैं इसको बताता हूं कि आप इसमें एमसीक्यू जो हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं, जो मैंने जहन में सोचा। देखें जी, मुझे ये बताएं कि माइटॉटिक फेज से अगर आपकी बुक के मुताबिक चलें हम, क्योंकि बुक के मुताबिक इसको 10 आवर्स कहा गया है, इसको हमने 9 आवर्स कहा है, हमने तो बुक को फॉलो करना है ना। बिगिनिंग ऑफ माइटॉटिक फेज बिफोर 14.5 आवर्स, मतलब कि माइटॉटिक फेज स्टार्ट होने से 14.5 घंटे पहले हमारे पास कौन सा फेज था? G1 था, क्योंकि 4.5 ये 10 आवर्स, ये दोनों को मिलाएं 14.5, और इससे पहले हमारे पास कौन सा फेज होता है? G1 फेज। इस तरह का एमसीक्यू। अब ये जो हमारे पास माइटॉटिक फेज के बाद ये जो फेज है, इसको हम कहते हैं पोस्ट माइटॉटिक फेज। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और ये जो इससे पहले फेज आता है इसको कहते हैं प्री माइटॉटिक फेज। समझ आ रही है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्री माइटॉटिक फेज कंप्लीट होने से पहले सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? क्रोमोसोम उसमें 45 ही हैं, जस्ट तमाम क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। सॉरी 46, सॉरी मैंने गलती की, क्रोमोसोम 46 ही हैं, जस्ट वो सारे के सारे डुप्लीकेट फॉर्म में हैं, डुप्लीकेटेड हैं। ठीक है जी, इस तरह का। अब मैंने एक चीज़ और आगे मोबाइल में, वो सॉरी कैलकुलेटर मोबाइल में मैं कर रहा था कि मेरे पास ये सारे का सारा सेल साइकिल है। सेल साइकिल में ना माइटॉटिक फेज कितने टाइम का है? 30 मिनट्स का, और बाकी कितना है? 23.5 आवर्स। अब परसेंटेज निकालें कि मेरे पास टोटल सेल साइकिल में माइटॉटिक फेज की कितनी परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको मैंने निकाला था कि जी अगर माइटॉटिक फेज की परसेंटेज निकालनी है, कितना टाइम इसमें रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या करना है, वही आपने 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम होता है? 24 आवर्स, और 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इधर नीचे आएगा उसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास माइटॉटिक फेज की परसेंटेज होगी। ठीक है जी। अब देखें, ना तो मैं आपका लेवल बीएससी पे लेके गया हूं, ना मैंने आपको कोई नई चीज बताई है, इधर से मैंने एक नया आपको सोच दे दी, आपको नए कॉन्सेप्ट दे दिए। ठीक है, इस तरह अगर आपसे मैं पूछ लूं एस फेज की परसेंटेज बताएं, तो आपने क्या करना है कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ना था, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट था। अब यहाँ पे आपको मिनट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ना, आपने क्या करना है, 10 आवर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। ठीक है, तो इसमें आपने जो निकालेंगे वो आपको एस फेज की परसेंटेज आ जाएगी कि सेल साइकिल के अंदर एस फेज की कितनी परसेंटेज है, सेल कितने परसेंट इसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर। ठीक है जी, ये सेल साइकिल आपके पास सारे का सारा हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ मैं आपको और चीजें बता दूं। ह्यूमन के सेल साइकिल जो है इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 9 to 10 आवर्स रिक्वायर्ड हैं ह्यूमन के साइकिल को डिवाइड करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट के जहन में आया होगा कि ह्यूमन के सेल को तो 24 आवर्स चाहिए। ये इसलिए हर चीज को पहले सुना करें। ठीक है, जो ह्यूमन का सेल है ना, वो मैं भी जानता हूं कि 24 आवर्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं सेल को डिवाइड होने के लिए। ये मैंने बताया ह्यूमन में पहले 9, 10, 4.5 और 30 सबको टोटल करें तो 24 आवर्स हैं। लेकिन ये जो 9 to 10 आवर्स हैं ये आपकी बॉडी में म्यूकोसल सेल्स की है। इसका मतलब फिर ये हुआ गया कि आपकी बॉडी में तमाम सेल्स जो हैं वो इक्वल टाइम में डिवाइड नहीं करते। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन चेंज होता है। म्यूकोसल सेल जो है वो 9 to 10 आवर्स के बाद डिवाइड कर जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज है आपकी बॉडी की निकाली हुई वो क्या है? 24 आवर्स। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, फंजाई जो है उसके अंदर एक यीस्ट है, सैक्रम सैकेरोमाइसीस सर्विजिया इसको हम कहते हैं। 90 मिनट्स इसको टाइम रिक्वायर्ड होता है डिवाइड होने के लिए। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 6 में जब आपने बैक्टीरिया पढ़े थे तो बैक्टीरिया में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल हैं एस्क्रिचिया कोलाई, उसको डिवाइड करने के लिए 20 to 30 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं।
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी हैं सबको डिवाइड करने के लिए इनके टाइम चेंज हैं, इनके टाइम डिफरेंट है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम थे। 46 क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू योर बुक 10 और चाहिए 46। अब आपने 20 चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था फर्न्स प्लांट, जिसमें 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब वो जो 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उनको डुप्लीकेशन के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर टाइम ड्यूरेशन सेल साइकिल का डिफरेंट होगा। जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे उनमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होगा। अब जो बैक्टीरिया है, आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बड़ी जल्दी जो है वो डायरेक्ट कॉपीज बन जाती हैं, उसके लिए टाइम कम चाहिए। यीस्ट जो है, इसमें आपने पढ़ा कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बहुत थोड़े यूकैरियोटिक सेल्स में। ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, तो इसमें बड़ी जल्दी टाइम ड्यूरेशन कम चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम की कॉपीज के लिए ड्यूरेशन भी कम चाहिए। तो ये हमारे पास जो है सेल साइकिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस साइकिल के अंदर ना आप बेशुमार आगे फर्दर साइकिल को MCQs जो है वो बना सकते हैं, वो आपने खुद बनाने हैं। ये मतलब सोचें, मैं स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बताता हूं कि अल्लाह ताला ने आपकी स्कल के अंदर एक बहुत सुपर कंप्यूटर रखा है। इस सुपर कंप्यूटर को आप यूज़ करें अपने सिलेबस के अंदर कि ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब सेल G0 फेज में क्यों चला गया, G0 फेज से दोबारा सेल इधर क्यों आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको माइटोसिस के अंदर भी डिस्कस करनी है, तो कुछ मैं यहाँ पे जो ज़रूरी है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस तरह ये सारी चीज़ों के बारे में आपने जो है इसको डिस्कस करना है, पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे आपने ज़रूर पूछना है। तो आज जो है ये हम सेल साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर सेल साइकिल में वैसे मैंने कोशिश की है कि कोई चीज़ ऐसी रहे ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास ये वाला फेज़ है इसको हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं। माइटोटिक फेज़ में इस चैप्टर में हमने माइटोसिस भी पढ़नी है और मियोसिस भी। तो क्वेश्चन ये है कि सेल साइकिल में ये जो माइटोटिक है ये हम माइटोटिक फेज़ मियोसिस को कहेंगे या माइटोसिस को, तो ये माइटोसिस को कहेंगे। ठीक है, MCQ को याद रखना है। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।